So, hello everyone. My name is Ankit Kushwaha and I am currently pursuing my BTech from Triple IT CCT. My branch is EC. So, हम लोग जो चैप्टर कर रहे थे उसका नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट्स और हमने क्वेश्चन नंबर 26 तक कर लिया था। ठीक है, तो आज उसके आगे प्रोसीड करते हैं। आई होप कि यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा। सो बेसिकली अपन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर रहे थे जिसके एक से ज्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शन ए है बेरिलियम इज नॉट रेडली अटैक बाय एसिड्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्साइड फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल। सो ये तो सही है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। तो अपने को बोल रहा है बेरिलियम जो है एक ऑक्साइड फिल्म बना लेता है अपने सरफेस पे और उसकी वजह से एसिड्स जो है उसको अटैक नहीं कर पाते हैं। तो ठीक है, बेरिलियम जो अपना एल्यूमिनियम से रिसेंबल करता है प्रॉपर्टीज और ये दोनों हाईली रिएक्टिव होने के कारण क्या करते हैं, जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं ये ऑक्साइड की एक लेयर बना लेते हैं। ठीक है, Al2O3। तो इस वजह से क्या होता है, अपना एसिड जो है अटैक नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ऑक्साइड की लेयर की वजह से। तो अपना ऑप्शन 1 तो सही है, ऑप्शन 1 सही है। ऑप्शन 2 देखते हैं। ऑप्शन 2 क्या है? बेरिलियम सल्फेट इज readily soluble in water as the greater hydration and enthalpy of Be2 plus overcomes the latent enthalpy factor। तो अपना ये भी सही है। ये कैसे होगा? मैंने बताया था ना, Be2 प्लस जो है वो बहुत ही छोटा कैटायन होता है जिसकी वजह से इसकी पोलराइजिंग पावर जो है बहुत हाई होती है और पोलराइजिंग पावर हाई होती है उसकी वजह से इसका हाइड्रेशन एंथैल्पी भी क्या होता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और अपने को पता है ना कि जब हाइड्रेशन एंथैल्पी लैटिस एंथैल्पी से ज्यादा होता है तो अपना जो एलिमेंट है वो सॉल्यूबल हो जाता है। ठीक है, सो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है और ये सॉल्यूबल है इन वाटर क्योंकि इसका हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो लैटिस एंथैल्पी से ज्यादा है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 भी सही होगा। ऑप्शन 3 क्या है? बेरिलियम एग्जिबिट्स कोऑर्डिनेशन नंबर मोर देन 4। ये गलत है क्योंकि बेरिलियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 4, और यहाँ पे बोल रहा है मोर देन 4, तो ये गलत होगा। बेरिलियम ऑक्साइड इज प्योरली एसिडिक इन नेचर। ये भी गलत है। बेरिलियम ऑक्साइड क्या है? एम्फोटेरिक। ठीक है, आई होप कि ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि बेरिलियम ऑक्साइड जो आपका एम्फोटेरिक होता है। ठीक है, सो इतना ही था। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन 27 का क्या होगा? 1 and 2। ठीक है, सो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, देखते हैं क्या है। सो बेसिकली क्वेश्चन 28 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट रीजन फॉर anomalous बिहेवियर ऑफ लिथियम। ठीक है, तो एनोमलियस बिहेवियर मतलब लिथियम जो है ना थोड़ा अजीब तरह से बिहेव करता है। एलआई या फिर आपका एल्यूमिनियम हो गया, ये सब जो है थोड़ा मतलब अलग बिहेव करते हैं और उसका रीजन पूछ रहा है कि ऐसा क्यों है। ठीक है, सो इसका ऑप्शंस क्या क्या है? पहला है एक्सेप्शनली स्मॉल साइज ऑफ इट्स एटम। इसका बहुत ही साइज जो है स्मॉल होता है उस वजह से। सेकेंड है इट्स हाई पोलराइजिंग पावर। तो अपना दोनों सही है। लिथियम का साइज भी स्मॉल होता है और उसकी पोलराइजिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। आपको पता है ना, Li प्लस का पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद आता है सोडियम प्लस, फिर आता है पोटेशियम प्लस, फिर आता है रुबिडियम प्लस, फिर आता है सीजियम प्लस। किस वजह से हो रही है? फजांस रूल। फजांस रूल बताया था ना, उसके वजह से। सो आपका ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 सही है। इट इज हाई डिग्री ऑफ हाइड्रेशन एक्सेप्शनली लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो बेसिकली अपना ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 सही है। इन दोनों रीजंस की वजह से ही लिथियम जो है अलग बिहेव करता है। ठीक है, सो अपना क्या हो गया? 1 and 2। सो आई होप क्वेश्चन 28 समझ आया होगा आप सबको। चलते क्वेश्चन नंबर 29 पे। तो अपना अब अपना क्या है? शॉर्ट आंसर टाइप है, तो अपन लिखेंगे अपने आंसर्स को। ठीक है, लिख के देखते हैं। सो क्या है? हाउ डू यू अकाउंट फॉर द स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पावर ऑफ लिथियम इन एक्वा सॉल्यूशन।
सो हमें बोल रहा है लिथियम जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। अभी ये क्यों होता है इसका हमें रीजन देना है। तो बेसिकली अपना स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है, आपका जो है हाई निगेटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होना चाहिए। ठीक है, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना हाई होता है उतना ज्यादा वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, उतना स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, हाई निगेटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, और अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो बेसिकली तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सो क्या क्या फैक्टर्स हैं, पहला है सब्लिमेशन इंथैल्पी, सब्लिमेशन इंथैल्पी। ठीक है, दूसरा है आयनाइजेशन इंथैल्पी, आयनाइजेशन इंथैल्पी। और तीसरा है इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन या फिर हाइड्रेशन इंथैल्पी, हाइड्रेशन इंथैल्पी। ठीक है, तो ये तीन फैक्टर्स पे अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू डिपेंड करता है। अब जो सब्लिमेशन इंथैल्पी है वो तो ऑलमोस्ट सारे अल्कली मेटल्स का इक्वल होता है। ठीक है, सो ऑलमोस्ट सिमिलर फॉर ऑल अल्कली मेटल्स। ठीक है, अब जो अपना आयनाइजेशन इंथैल्पी है वो क्या होता है, डाउन द ग्रुप जैसे जैसे जाता है अपना डिक्रीज होता है। तो लिथियम का क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, हाई आयनाइजेशन इंथैल्पी। ठीक है, और लिथियम का हाइड्रेशन इंथैल्पी भी क्या होता है, हाईएस्ट होता है। ठीक है, अमंग अल्कली मेटल्स। ठीक है, तो आयनाइजेशन इंथैल्पी और हाइड्रेशन इंथैल्पी दो फैक्टर हाई हो गए और एक जो है लगभग सबका सेम है। तो इस वजह से इस लिथियम की जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो बहुत हाई होती है और उस वजह से वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, सो यही था 29 का सॉल्यूशन आएगा कि आप सबको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 30 पे। सो अपना क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, व्हेन हीटेड इन एयर द अल्कली मेटल्स फॉर्म वेरियस ऑक्साइड्स, मेंशन द ऑक्साइड फॉर्म बाय लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, तो अपने को बोल रहा है कि जब अल्कली मेटल्स को हीट किया जाता है तो वो बहुत सारे ऑक्साइड्स बना लेते हैं, वैरायटी ऑफ ऑक्साइड्स। और हमें बताना है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये तीनों किस तरह का ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, लिथियम जो है आपका बेसिकली लिथियम ऑक्साइड बनाता है लाइट वो, सोडियम जो आपका सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है Na2O2, और पोटेशियम जो है आपका वो बनाता है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड KO2। ठीक है, सो बेसिकली यही आपका आंसर हो गया, लिथियम ऑक्साइड, सोडियम पर ऑक्साइड और पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। ठीक है, और इस एक पॉइंट नोट कर लेते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स टुवर्ड्स ऑक्सीजन, अल्कली मेटल टुवर्ड्स ऑक्सीजन increases down the group as atomic size increases। ठीक है, सो इसकी वजह से स्टार्टिंग में ये ऑक्साइड बनाता है, फिर सुपर पर ऑक्साइड बनाता है और लास्ट में सुपर ऑक्साइड बनाता है। सो आई होप कि आप क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर 31। सो बेसिकली अपना क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो अपने को रिएक्शन दिया O2 माइनस प्लस H2O, क्या होगा ये अपना 2OH माइनस प्लस H2O2। ठीक है, और सेकंड क्या है, O2 माइनस प्लस H2O, ये क्या हो जाएगा 2OH माइनस प्लस H2O2 प्लस O2। ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड दोनों केस में अपन को मिलेगा। सो सिंपल था, आई होप कि इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 31 भी होगा अपना। अब चलते क्वेश्चन नंबर 32 पे। 32 क्या है, लिथियम रिसेम्बल्स मैग्नीशियम इन सम ऑफ इट्स प्रॉपर्टी, मेंशन टू सच प्रॉपर्टीज एंड गिव रीजन फॉर दिस रिसेम्बलेंस। सो बेसिकली अपने को बोला लिथियम जो है
वो सोडियम से कुछ मैग्नीशियम से कुछ प्रॉपर्टीज रिसेंबल करता है, और हमें ऐसी दो प्रॉपर्टीज बताना है और उसका रीजन भी बताना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है। सो एक तो अपना दोनों हार्ड होते हैं। ठीक है। लिथियम एंड मैग्नीशियम आर हार्डर एंड लाइटर देन अदर एलिमेंट्स इन देयर ग्रुप। ठीक है। सो लिथियम हार्ड होता है और मैग्नीशियम जो है लाइटर होता है, हार्डर एंड लाइटर देन अदर एलिमेंट्स इन देयर ग्रुप। सो बेसिकली लिथियम और मैग्नीशियम क्या होते हैं, हार्डर होते हैं और लाइटर होते हैं। अब के ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके कंपैरिजन में। ठीक है। सो एक तो ये हो गया हार्डर एंड लाइटर वाला फैक्टर, और दूसरा क्या है, दोनों नाइट्रोजन जब रहता है एटमॉस्फेयर में तो दोनों उससे रिएक्ट करके आयनिक नाइट्राइड्स बनाते हैं। ठीक है। और उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Li3n और Mg3n2। सो इसको मैं लिख देता हूं, बोथ फॉर्म आयनिक नाइट्राइड्स by heating in an atmosphere of nitrogen। ठीक है। और क्या है, दोनों का एटॉमिक रेडियाई जो है, एटॉमिक रेडियाई दोनों का कम होता है। ठीक है, अपने अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में। सो ठीक है, बेसिकली यही अपना प्रॉपर्टीज हो गया। ठीक है। तो आई होप 32 भी समझ में आया होगा। चलते अपने क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, नेम एन एलिमेंट फ्रॉम ग्रुप 2 व्हिच फॉर्म्स एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड एंड अ वाटर सॉल्युबल सल्फेट। सो हमें ग्रुप 2 से एक कोई बताना है एलिमेंट जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाए, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, और साथ में वो वाटर सॉल्युबल सल्फेट भी हो। उसका सल्फेट जो है वो क्या होना चाहिए, वाटर में सॉल्युबल होना चाहिए। सो एक तो अपना ये प्रॉपर्टी हो गया और अपना एक ये प्रॉपर्टी हो गया, दोनों को सेटिस्फाई करने वाला कोई है आपको एलिमेंट बताना है ग्रुप का। तो क्या हो जाएगा अपना आंसर, बेरिलियम। ठीक है। कैसे, अपना जो DeOH है बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, ये अपना क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। ठीक है। एम्फोटेरिक मतलब एसिड से भी रिएक्ट करेगा और बेस से भी रिएक्ट करेगा। ठीक है। और इसका जो सल्फेट होता है बेरिलियम सल्फेट, ये आपका हाईली सॉल्युबल इन वाटर होता है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है। सो बेसिकली ये आपका क्यों सॉल्युबल होता है, क्योंकि Be2+ का जो है साइज जो है बहुत स्मॉल होता है। ठीक है। स्मॉल कैटायन, स्मॉल कैटायन है मतलब इसका हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। और इसका लेटिस एंथैल्पी जो है, लेटिस एंथैल्पी जो है इसका, वो हाइड्रेशन एंथैल्पी से कम होगा। ठीक है, लेस देन हाइड्रेशन एंथैल्पी। सो बेसिकली ये क्या एम्पैथाइज करता है कि अपना जो एलिमेंट है वो सॉल्युबल है। ठीक है। तो Be2+ क्या हो गया, BSO4 क्या हो गया, सॉल्युबल हो गया। ठीक है। और एम्फोटेरिक तो था ही। सो बेसिकली अपना क्या हो जाएगा आंसर, बेरिलियम। ओके। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 33 पे आप सबको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34। सो बेसिकली क्वेश्चन 34 क्या बोल रहा है, डिस्कस द ट्रेंड ऑफ द फॉलोइंग। सो अपना पहला है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स। सो अपन एक बार लिख लेते हैं, कार्बोनेट्स PCO3 हो गया, MgCO3 हो गया, CaCO3 हो गया, SrCO3 हो गया, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंडियम और रुबिडियम। ठीक है। तो इनकी स्टेबिलिटी बताना है अपने को। सो स्टेबिलिटी किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, सो बेसिकली अपना जो स्टेबिलिटी वाला है वो फजांस रूल से अपन डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है। लाइक DCO3 है, सो E2+ है, इसमें अपना कैटायन, इसमें है Mg2+,
इसमें अपना Ca2+ और इसमें है Sr2+। सो अपना Be2+, Mg2+, Ca2+, Sr2+। ठीक है, ये अपना क्या हो गया, ये अपना हो गया पोलराइजिंग पावर। जितना छोटा कैटायन है, पढ़ा था ना हमने, स्मॉलर द कैटायन तो ग्रेटर द पोलराइजिंग पावर। जितना छोटा कैटायन होगा उतना ज्यादा उसका पोलराइजिंग पावर होगा। तो सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर उसका है Be2+ का। सो बेसिकली इससे अपन क्या डिसाइड करेंगे कि Be2+ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो सबसे ज्यादा डिस्टॉर्ट कर देगा अपने इस BeCO3 को। ठीक है, तो BeCO3 सबसे ज्यादा डिस्टॉर्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अनस्टेबल, ये थोड़ा कम स्टेबल, लेस अनस्टेबल। और अपना जो नीचे आते आते बेरियम कार्बोनेट है, वो सबसे ज्यादा हो जाएगा स्टेबल। ठीक है, तो अपना थर्मल स्टेबिलिटी का बेसिकली ऑर्डर क्या हो गया, BeCO3 लेस देन MgCO3 लेस देन CaCO3 लेस देन SrCO3 और लेस देन BaCO3। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन 34 का 1 का क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, सो आई होप आप सबको समझ में आएगा कि 34 का फर्स्ट पार्ट कैसे। अब चलते हैं अपने 34 के पार्ट नंबर 2 पे, द सॉल्युबिलिटी एंड द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स। सो हमने स्टेबिलिटी तो बता दिया, अब अपने को सॉल्युबिलिटी और नेचर ऑफ ऑक्साइड्स बताना है। ठीक है, देखते हैं। सो अपना 34 का सेकंड, सो पहले अपन ऑक्साइड का नेचर बता देते हैं। ठीक है, BeO, MgO, CaO, SrO और BaO। सो अपना ये तो क्या हो गया, एम्फोटेरिक। MgO क्या है, वीकली बेसिक। बेसिक कैरेक्टर होता है पर कम होता है। और ये तीन अपने क्या हो गए, स्ट्रांगली बेसिक। ठीक है, सो अपना ऑक्साइड क्या हो गया, नेचर ऑफ क्या हो गया ऑक्साइड का, BeO जो अपना एम्फोटेरिक, MgO अपना वीकली बेसिक और बाकी के तीन अपना स्ट्रांगली बेसिक है। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्साइड्स का। देखते हैं अपन हाइड्रोक्साइड का क्या है। हाइड्रोक्साइड ही पूछा है ना, सॉल्युबिलिटी का पूछा है। सॉल्युबिलिटी का फिर से वही फैक्टर है, सॉल्युबिलिटी। उसके लिए क्या होना चाहिए, हाइड्रेशन एंथैल्पी ग्रेटर देन लेटिस एंथैल्पी। सो हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसका होगा, बेरिलियम का। ठीक है, Be2+ का। और सबसे कम किसका होगा, बेरियम का। ठीक है, बेरियम का जो भी आपका कंपाउंड है और उसका जो है क्या होता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे कम होता है। और बेरियम का जो भी बेरिलियम का जो भी है उसका सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, सो अपना बेरियम, बेरिलियम सल्फेट ग्रेटर देन मैग्नीशियम सल्फेट ग्रेटर देन कैल्शियम सल्फेट ग्रेटर देन स्ट्रोंटियम सल्फेट और सबसे पीछे क्या होगा, बेरियम सल्फेट। ठीक है, तो ये दोनों अपना हाईली सॉल्युबल होते हैं, हाईली सॉल्युबल होते हैं। और ये दोनों माइल्डली सॉल्युबल होते हैं और ये बहुत ही रेयरली सॉल्युबल होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल बोल सकते हैं। सो ये तो अपना सॉल्युबिलिटी फैक्टर हो गया। अपन अगले क्वेश्चन में इसको डिटेल में करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगला क्वेश्चन इस पे ही बेस्ड है। सो अपना क्वेश्चन 34 भी हो गया। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर 35 पे। तो क्वेश्चन 35 क्या है, वाई आर BeSO4 एंड MgSO4 directly soluble in water while CaSO4, SrSO4 एंड BeSO4 आर insoluble। ठीक है, सो अपन इस बार इसको डिटेल में देखते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अपने को क्या दिया है, BeSO4 और MgSO4 अपने को दिया है हाईली सॉल्युबल। ठीक है, और अपने को दिया है CaSO4, SrSO4 और BeSO4 इनसॉल्युबल या पार्शली सॉल्युबल भी बोल सकते हैं। ठीक है,
सो इसका रीजन अपने को पूछा है, तो ठीक है, सबसे पहले अपन एटॉमिक साइज देखते हैं। पोलराइजिंग पावर किसका सबसे ज्यादा होता है? Be2+ का। उसके बाद Mg2+, उसके बाद Ca2+, उसके बाद Sr2+, और लास्ट में अपना रेडियम Ra2+। ठीक है, सो ये हो गया पोलराइजिंग पावर। तो अपना जैसे जैसे पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होगा, ठीक है, अपना जो भी कंपाउंड है BeSO4 जो है अपना, वो ज्यादा डिस्टॉर्ट होगा। ठीक है, और एक क्या फैक्टर है, जितना छोटा कैटायन है, B2+ जितना छोटा है, सो बेसिकली क्या होगा, उतने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स इसको चारों तरफ से सराउंड कर लेंगे। ठीक है, तो इस वजह से इसका हाइड्रेशन इंथैल्पी जो है वो बहुत ज्यादा राइज कर जाएगा। ठीक है, सो हाइड्रेशन इंथैल्पी का ऑर्डर क्या हो गया? BeSO4 देन MgSO4 देन CSO4 देन SrSO4 देन BeSO4। तो हाइड्रेशन इंथैल्पी बहुत ज्यादा होता है इसको, और ये लैटिस इंथैल्पी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है। तो हाइड्रेशन इंथैल्पी ग्रेटर देन लैटिस इंथैल्पी हो जाता है, जिसकी वजह से अपना जो कंपाउंड है वो पूरी तरह से सॉल्युबल हो जाता है। ठीक है, सो सॉल्युबिलिटी का बेसिकली यही फैक्टर है, हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी एज कंपेयर टू लैटिस एंथैल्पी। सो BeSO4 और MgSO4 अपना हाईली सॉल्युबल होते हैं, और CSO4 SrSO4 और BeSO4 अपना ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल या फिर पार्शली सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 35 आई होप कि समझ आएगा आप सब। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 को। सो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? ऑल कंपाउंड्स ऑफ अल्कली मेटल्स आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर बट लिथियम कंपाउंड्स आर मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, एक्सप्लेन। सो अपने को दिया है अल्कली मेटल्स के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो इजीली सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, वाटर में। पर आपका जो लिथियम का कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ज्यादा सॉल्युबल होता है, ऐसा क्यों? सो बेसिकली आपको पता ही है लिथियम का साइज जो स्मॉल होता है और उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत हाई होती है, और आयनाइजेशन इंथैल्पी भी बहुत ज्यादा होता है। सो एक तरह से उसके में कोवैलेंट नेचर थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, एज कंपेयर टू अदर कंपाउंड्स ऑफ अल्कली मेटल्स। ठीक है, अदर दूसरे जो एलिमेंट्स होते हैं अल्कली मेटल्स के, उनके जो कंपाउंड होते हैं उसके कंपैरिजन में लिथियम के कंपाउंड का कोवैलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है। ठीक है, सो उसकी वजह से वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से ज्यादा डिसॉल्व होता है। ठीक है, सो इसको अपन लिख सकते हैं एज वी नो lithium is smallest element in alkali group, alkali metals. It has high electronegativity and high ionization enthalpy। ये सब क्या इम्प्लाइज करता है कि कोवैलेंट कैरेक्टर जो है इंक्रीज कर जाता है लिथियम के कंपाउंड्स में। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये इजिली सॉल्युबल होता है अपना ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स इजिली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, और बाकी के अपने जो कंपाउंड्स होते हैं अदर एलिमेंट्स के, उनके में थोड़ा आयनिक नेचर ज्यादा होता है, तो वो वाटर में इजिली सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, सो अपन लिख सकते हैं लिथियम कंपाउंड्स जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, और जो अपने अदर हैं अदर कंपाउंड्स वो अपना क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल होता है। सो क्वेश्चन नंबर 36 इतना ही था, आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन 37 क्या है? In the Solvay process, can we obtain sodium carbonate directly by treating the sodium solution containing NH4 to CO3 with sodium chloride? So हमें पूछा है कि सॉल्वे प्रोसेस में क्या हम सोडियम कार्बोनेट को डायरेक्टली ट्रीट करके सोडियम कार्बोनेट को अपना क्या हम डायरेक्टली ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, सो अपने को पूछ रहा है कि NH4 ट्वाइस CO3 को अपन डायरेक्टली ट्रीट कर दे ट्वाइस ऑफ NaCl से, सो क्या अपने को सोडियम कार्बोनेट डायरेक्टली मिल जाएगा। ठीक है,
सो अपना बेसिकली पूछ रहा है कि ये रिएक्शन कितना ज्यादा फिजिबल है, ठीक है। सो बेसिकली इसका आंसर होगा नो, ठीक है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि अपना जो भी दो प्रोडक्ट्स बने हैं ना, वो दोनों आपके सॉल्यूबल हैं, ठीक है। ये दोनों आपके सॉल्यूबल है, और सॉल्यूबल है तो इसकी वजह से अपना क्या होगा, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लगेगा। इक्विलिब्रियम विल नॉट शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, विल नॉट शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और आपको पता है ना, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन नहीं शिफ्ट करेगा, इसका मतलब रिएक्शन उतनी ज्यादा फिजिबल नहीं होगी, ठीक है। सो बेसिकली ये रिएक्शन आपका उतना ज्यादा फिजिबल नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। और रीजन मेन क्या है, जो आपके प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो सॉल्यूबल है, ठीक है। सो आई होप कि क्वेश्चन 37 भी आप सबको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। सो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, राइट लेविस स्ट्रक्चर ऑफ O2 माइनस आयन एंड फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ईच ऑक्सीजन एटम। व्हाट इज द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन दिस आयन। सो अपने को बेसिकली O2 माइनस का लेविस स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले पूछा है, तो लेविस स्ट्रक्चर ऑफ O2 माइनस क्या होता है, ये हो गया अपना लेविस स्ट्रक्चर O2 माइनस का, ठीक है। और अपना इस वाले ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जीरो, क्योंकि इस पे कोई चार्ज नहीं। और ऑक्सीडेशन स्टेट इस वाले ऑक्सीजन एटम का क्या है, -1। और एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -1/2, ठीक है। सो अपना क्वेश्चन नंबर 38 भी आई होप कि आप सबको समझ में होगा। अब चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 39 पे। सो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है, व्हाई डू बेरिलियम एंड मैग्नीशियम नॉट इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम इन द फ्लेम टेस्ट। सो फ्लेम टेस्ट तो पता है ना आप सबको, और हमें क्या बोल रहा है, बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है डू नॉट इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम इन द फ्लेम टेस्ट। और हमें बेसिकली इसका रीजन पूछा है कि ऐसा क्यों नहीं होता है, ठीक है। सो बेसिकली कलर इम्पार्ट करने का रीजन क्या होता है, कलर इम्पार्ट करने का रीजन होता है इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन, ठीक है। और अपना बेरिलियम और मैग्नीशियम में जो है इलेक्ट्रॉन्स बहुत आसानी से नहीं निकलते हैं, इनका आयनाइजेशन इंथैल्पी बहुत ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना उतना आसान नहीं होता है। सो इलेक्ट्रॉन्स जो है टाइटली बाउंडेड होते हैं, इस वजह से वो बहुत हाई एनर्जी का डिमांड करते हैं एक्साइटेशन के लिए, ठीक है। सो इसलिए जनरली बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है वो कलर टेस्ट में फेल हो जाते हैं, ठीक है। सो एक बार अपन इस आंसर को लिख लेते हैं, द डिफरेंट कलर्स arises the different colors in flame test of alkaline earth metal arises due to different energies, ठीक है। अलग अलग एनर्जी की वजह से अलग अलग कलर जो है आपके अराइज होते हैं। और एनर्जी क्यों चाहिए रहता है, रिक्वायर्ड फॉर एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन, रिक्वायर्ड फॉर एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन, ठीक है। अब अपना बेरिलियम और मैग्नीशियम का रीजन देखते हैं कि वो फ्लेम टेस्ट में क्यों फेल हो जाते हैं। सो बेसिकली अपना बेरिलियम एंड मैग्नीशियम एटम्स due to small size bind their electrons more strongly, bind their electrons more strongly because of higher effective nuclear charge। जितना छोटा आपका एटम होगा उतना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज आपका इफेक्टिव होगा, बिकॉज ऑफ हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, हेंस they require very high excitation energy and are not excited by the energy of the flame, ठीक है।
by the energy of the flame, and this results in no flame color at the flame test. ओके, सो बेसिकली ये रीजन था जिसकी वजह से अपना बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है कलर को नहीं इम्पार्ट करता है फ्लेम टेस्ट के टाइम पे, ठीक है। सो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 39 भी आप सबको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2 मॉलिक्यूल इन गैसियस एंड सॉलिड स्टेट। सो बेसिकली अपने को BeCl2 मॉलिक्यूल का गैसियस और सॉलिड स्टेट में स्ट्रक्चर पूछा, तो ठीक है देखते हैं कैसा होगा। तो अपना क्वेश्चन नंबर 40 रहता है BeCl2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बताना है गैसियस और सॉलिड स्टेट में, ठीक है। सो पहले देखते हैं सॉलिड स्टेट में कैसा होगा। सो बेसिकली BeCl2 जो अपना सॉलिड स्टेट में वो एक पॉलीमेरिक चेन स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, जिसमें बेरिलियम का जो एटम होता है वो 4 क्लोरीन एटम से सराउंडेड होता है, और इन 4 में से 2 जो होता है कोवेलेंट बॉन्ड होता है और बाकी के 2 जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो एक बार अपन पहले लिख लेते हैं और फिर अपन स्ट्रक्चर बना के देखेंगे कैसा है। सो in solid state it exists in the form of polymeric chain structure, ठीक है, in which each beryllium atom is surrounded by 4 chlorine atoms, 2 covalent bonds and 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, ठीक है। सो एक बार इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं कि ये कैसा दिखता है। सो ये आपको एक ब्रिज टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा होगा और ये आपका कंटिन्यू रहता है, ठीक है। सो ये बेसिकली कंटिन्यू रहेगा, बस ऐसा ही रहता है आपका, ठीक है। सो सॉलिड स्टेट में तो आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा कि पॉलीमेरिक चेन स्ट्रक्चर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जिसमें 2 बेरिलियम एटम्स जो है 2 क्लोरीन एटम्स होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड से और 2 क्लोरीन एटम होते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। अब देखते हैं अपना वेपर फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करता है। सो बेसिकली वेपर स्टेट में जो है अपने पास 2 फैक्टर्स होते हैं, एक होता है लेस देन 1200 kPa और एक होता है अपना अबव देन 1200 kPa, ठीक है। सो अबव देन 1200 kPa क्या होता है, आपका मोनोमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और बिलो देन 1200 kPa क्या होता है, डायमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। डायमर और मोनोमर तो पता है ना, 2 मोनोमर कंबाइन करके एक डायमर बनता है आपके, ठीक है। सो ये बेसिकली आपका लीनियर स्ट्रक्चर होता है और इसका डाइपोल मोमेंट कितना होता है, डाइपोल मोमेंट भी इसका 0 होता है, ठीक है। सो आई होप कि ये समझ में आया होगा आप लोगों को। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 41। तो अपना क्वेश्चन 41 क्या है, मैच द एलिमेंट्स गिवन इन कॉलम 1 विद ऑप्शन ऑफ कॉलम 1 एंड कॉलम 2, ठीक है। तो अपने को बेसिकली मैच करना है। सो 41 क्या है, कॉलम 1 है आपका लिथियम, सोडियम, कैल्शियम और बेरियम, ठीक है। और कॉलम 2 में आपके क्या क्या ऑप्शन है, इनसॉल्युबल सल्फेट, स्ट्रॉन्गेस्ट मोनो एसिडिक बेस, मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रो, ये हुआ है ना आपका E- का वैल्यू अमंग अल्कली मेटल्स, और चौथा इनसॉल्युबल ऑक्सलेट, और 5वां है 6s² आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। Li का क्या हो जाएगा, मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, अमंग अल्कली मेटल्स। ये हमने डिस्कस किया था ना, ऐसा क्यों होता है, Li+ जो है सबसे छोटा कैटायन होता है और ये सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग भी होता है, ठीक है। और सोडियम का क्या हो जाएगा, सोडियम जो है स्ट्रॉन्गेस्ट मोनो एसिडिक बेस है आपका,
और अल्कलीज जो होते हैं अपने, वो अल्कलाइन अर्थ मेटल से ज्यादा एसिडिक होते हैं। ठीक है। सोडियम का हो गया। अब कैल्शियम का क्या है? कैल्शियम आपका जो है इनसॉल्युबल होता है। कैल्शियम ऑक्सोलेट जो है आपका इनसॉल्युबल होता है वाटर में। और बेरियम आपका क्या होता है? इनसॉल्युबल सल्फेट होता है। सल्फेट वाला हमने डिस्कस किया था ना कि बेरियम सल्फेट का जो हाइड्रेशन इंथैल्पी होता है वो सबसे कम होता है उसके रिस्पेक्टिव ग्रुप में, तो उसकी वजह से वो सॉल्युबल नहीं होता है। ठीक है। वाटर में इसका जो हाइड्रेशन इंथैल्पी है वो लैटिस इंथैल्पी से कम होता है, सो इसलिए ये इनसॉल्युबल होता है। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 41 का आपका हो गया। और 6s स्क्वायर कॉन्फ़िगरेशन भी किसका होता है? बेरियम सल्फेट का ही होता है। ठीक है। एक बार अपन बेरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं ताकि कुछ डाउट ना हो। बेरियम का एटॉमिक नंबर कितना था? 56। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s स्क्वायर, 3p6, 3d10, 4s स्क्वायर, 4p6, 4d10, 5s स्क्वायर, 5p6 और 6s2। ठीक है। सो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 6s2। सो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 41। एक बार सारे ऑप्शंस को लिख लेते हैं। 1 का हो गया सी, 2 का हो गया ऑप्शन बी, 3 का हो गया ऑप्शन डी और 4 का हो गया ऑप्शन ए और ऑप्शन ई। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 41 आया होगा कि आप सब कुछ समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 42 पे। सो क्वेश्चन नंबर 42 में फिर से मैच करना है अपने को। और ऑप्शंस क्या क्या है? CaCO3, CaOH ट्वाइस, CaO, CSO4। सो हमें बेसिकली इन चारों का यूज बताना है। ठीक है। तो CaCO3 क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई क्वालिटी पेपर्स। ये पूरा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, सो इसमें आई होप कि किसी को कोई डाउट नहीं होगा। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई क्वालिटी पेपर्स। ठीक है। और CaOH ट्वाइस आपका क्या होता है? ये आपका व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है। CaO क्या है? CaO आपका है सोडियम कार्बोनेट बनाने में काम आता है। ठीक है। सो मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट। और आपका CaSO4 क्या होता है? CaSO4 आपका डेंटिस्ट्री या फिर ऑर्नामेंटल वर्क में यूज होता है। ठीक है। तो CaSO4 आपका क्या होगा? डेंटिस्ट्री और ऑर्नामेंटल वर्क्स। सो ठीक है। आई होप कि ये सब आपको क्लियर होगा। एक बार ऑप्शंस लिख लेते हैं सही सही। 1 का हो जाएगा सी, 2 का हो जाएगा डी, 3 का हो जाएगा बी और 4 का हो जाएगा ए। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 42 आई होप कि सब कुछ समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? ये अपना एक और मैच द एलिमेंट्स है। सो इसमें बेसिकली क्या क्या दिया? ऑप्शन CS, Na, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। सो अपने को पूछा है कि कौन सा कलर इम्पार्ट करेंगे फ्लेम टेस्ट में। सो ये तो हमने पूरी लिस्ट बना रखी है, सो आई होप कि इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। CS का क्या होता है आपका? ब्लू। सोडियम का क्या होता है आपका? येलो। पोटेशियम का क्या होता है? वॉयलेट। कैल्शियम का क्या होता है? ब्रीक रेड। अब तक तो ये याद हो जाना चाहिए। स्ट्रोंटियम का क्या होता है? क्रिम्सन रेड। और बेरी और बेरियम का क्या होता है? एप्पल ग्रीन। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आई होप कि आप सबको याद होगा। और फ्लेम टेस्ट में कलर कैसे आता है पता है ना? इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन की वजह से जो आता है फ्लेम टेस्ट में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आते हैं। ठीक है। सो 43 में एक बार ऑप्शंस लिख लेते हैं।
1 का हो गया F, 2 का हो गया D, 3 का हो गया B, 4 का हो गया C, 5 का हो गया E और 6 का क्या हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, सो इतना ही था 43 में। तो क्वेश्चन नंबर 43 तक हमने सॉल्व कर लिया। अब अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सब है असर्टेन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, सो देखते हैं क्या है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ स्टेटमेंट ऑफ असर्टेन ए फॉलोड बाय स्टेटमेंट ऑफ रीजन आर इज गिवन, चूज द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द चॉइसेस गिवन बिलो ईच क्वेश्चन। सो आपका असर्टेन क्या है, द कार्बोनेट ऑफ लिथियम डिकम्पोजेज इजिली ऑन हीटिंग टू फॉर्म लिथियम ऑक्साइड। सो ये तो आपका सही है। ठीक है, और ऑप्शन बी क्या है आपका, lithium being very small in size polarizes large carbonate ion leading to the formation of more stable Li2O and CO2। सो आपका सेकंड वाला पॉइंट भी सही है। सो 44 का क्या हो जाएगा, 44 का आपको जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसमें अपन नोट कर सकते हैं कि अनलाइक अदर अल्कली मेटल्स, unlike other alkali metal carbonates, the carbonate of lithium decomposes on heating, to form its oxides। ठीक है, और इसका जो ऑक्साइड है वो पोलराइजेशन की वजह से स्टेबलाइज होता है। इट्स ऑक्साइड इज स्टेबलाइज्ड बाय पोलराइजेशन। ठीक है, सो अपना क्वेश्चन नंबर 43 का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। सो आई होप कि ये भी समझ में आएगा आपका बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, सो हमने क्वेश्चन नंबर 44 तक सॉल्व कर लिया है और ये आज के सेशन को यहीं पे रैप अप करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 45 से नेक्स्ट सेशन में अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।